नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिएगा लाडलो, आज जो अपनी क्लास है सेल बायोलॉजी की, हम बात करना चाहते हैं। जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है आज से ही, पीएटी का, आप सभी लोग जानते हैं। उसमें जो पहला चैप्टर होता है बायोलॉजी का, सेल बायोलॉजी, वहां से अपन बिल्कुल बेसिकली शुरू से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। बस आपको टिके रहना है और बने रहना है और रेगुलर क्लासों को ज्वाइन करना है सभी लोगों को साथ। तो देखिएगा लाडलो, अपना जो चैप्टर का नाम है वो है सेल बायोलॉजी। मीन्स हम इस चैप्टर में सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे, कोशिकाओं के बारे में जानेंगे कि क्या होती है कोशिका और कैसे क्या काम करती है लाडलो। तो देखिएगा, सबसे पहले बात तो यही आती है कि सेल्स होती क्या है। देखिएगा, मैं एक लाइन में आपको समझाना चाहूँ मेरे बच्चों। तो हमारी जो बॉडी है, हमारा जो पूरा शरीर है, वो कहीं ना कहीं सेल से मिलकर ही बना हुआ है, कहीं ना कहीं कोशिकाओं से मिलकर ही बना हुआ है। छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, एक ऊतक का निर्माण करती हैं, और बहुत सारे ऊतक मिलकर कोशिकाओं का निर्माण करते हैं साहब। और इसी प्रकार से कहीं ना कहीं हम अंगों का क्या कर पाते हैं, निर्माण कर पाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं सेल बायोलॉजी। तो देखिएगा, सेल का स्टडी करना, आप सेल की जो स्टडी करते हैं उसे अपन कहते हैं लाडलो साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहा जाता है साहब। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है कि यह सेल होती क्या है साहब। तो मैं आपको बता दूं, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है साहब। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मूलभूत इकाई होती है लाडलो। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। कहने का मीन्स, हमारा पूरा शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। जीवन की मूलभूत इकाई होती है, मूलभूत इकाई होती है। पूरा का पूरा शरीर कहीं ना कहीं कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। आपको मैं बात बता दूं लाडलो, इसके आगे सेल यूनिसेलुलर भी हो सकती है और सेल मल्टी सेलुलर भी हो सकती है मेरे लाडलो। मैं आपको बता दूं, जो सेल होती है प्यारे बच्चों, सेल कोशिका यूनिसेलुलर भी हो सकती है, यूनिसेलुलर भी हो सकती है, और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। कहने का मीन्स, कोशिका एक कोशिकीय भी हो सकती है, एक कोशिकीय भी हो सकती है। बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो एक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, है ना। अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, तो कहीं ना वो भी अपनी जिंदगी क्या कर लेते हैं, अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट कर लेते हैं, अपना जीवन काल पूरा बिता लेते हैं साहब। और बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, मीन्स बहुकोशिकीय होते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक जीव का निर्माण करें तो उसे अपन बहुकोशिकीय कहते हैं। तो जीव यूनिसेलुलर भी हो सकता है मेरे बच्चों, और जीव मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। फिर उसके बाद जो बात निकल कर आती है मेरे बच्चों, वो बात यह निकल कर आती है, जो सेल है, सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, सेल को सबसे पहले किसने खोजा, सेल को सबसे फर्स्ट डिस्कवर किसने किया, सबसे पहले इसे खोजा किसने। तो मैं आपको बता दूं, जो नाम जाता है मेरे बच्चों, वो नाम होता है रॉबर्ट हुक। क्या नाम जाता है? रॉबर्ट हुक। सबसे पहले कोशिका को जिस वैज्ञानिक ने खोजा, उस वैज्ञानिक का नाम होता है रॉबर्ट हुक। और खास बात ये भी है लाडलो, जो रॉबर्ट हुक है, उन्होंने लिविंग सेल में नहीं देखा, मीन्स जीवित कोशिका को नहीं देखा। उन्होंने जो कोशिका को देखा वो कॉर्क में देखा। किसमें देखा मेरे प्यारे बच्चों? कॉर्क में देखा। कॉर्क का मतलब होता है सूखा हुआ लकड़ी का एक टुकड़ा सा, उसमें देखा, मीन्स मृत कोशिका को देखा। अब बात ये आएगी कि ये बताइएगा सर, जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा और किसने उसके बारे में स्टडी की। तो बात आती है कि लिविंग सेल्स को या लिव सेल को सबसे पहले किसने देखा प्यारे बच्चों। तो मैं आपको बता दूं, लिविंग सेल को सबसे पहले प्यारे बच्चों एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा। लिविंग सेल्स की सबसे पहले जो डिस्कवरी की गई था, वो डिस्कवरी ल्यूवेनहॉक ने की। किसने की प्यारे बच्चों? ल्यूवेनहॉक
हॉकने की, ये याद रखेंगे नाम, बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन ये आएगा कि सबसे पहले बताइएगा कोशिका की खोज किसने की, तो जवाब जाएगा मेरे लाडलो रॉबर्ट हुक ने की। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि बताइएगा जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा और उसके बारे में वर्णन किया, तो जवाब जाएगा ल्यूवेनहॉक। अगर पूरा नाम पूछता है तो आप कह सकते हैं एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा। तो एक ही विषय को बातें था। अब जैसे जैसे कोशिका के बारे में हमें बातें पता चलती गई तो फिर धीमे धीमे सेल थ्योरी आने लगी था। सेल थ्योरी का मीन्स कोशिका सिद्धांत आया कि कोशिका सिद्धांत में क्या क्या बातें हुई, कैसे कैसे बातें निकल कर आई। तो मैं आपको बताता हूँ कोशिका सिद्धांत जो होता है वो क्या कहता है, सब सुनते हैं अपन। देखिएगा मैं आपको बता दूं जो कोशिका सिद्धांत है वो क्या कहता है, ध्यान से सुनना बेटा। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी, समझना मेरी बातों को। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी, सेल थ्योरी क्या कहती है, ध्यान से सुनना और समझना। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। देखिएगा सबसे पहले बात तो यही आएगी लाडलो कि ये बताइएगा कि सेल थ्योरी सबसे पहले दी किसने। तो मैं आपसे कहूंगा सेल थ्योरी जो प्रपोज की उनका नाम था स्वीडन एंड श्वान। क्या था मेरे बच्चों, स्वीडन और श्वान ने, स्वीडन और श्वान ने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। प्रपोज्ड बाय स्वीडन एंड श्वान, याद रख सकते हैं आप, प्रपोज्ड बाय स्वीडन एंड स्वान, एंड स्वान। स्पेलिंग में थोड़ा फर्क होता है, एल होता है तो यहाँ पे साइलेंट होता है, तो आपको याद रखना होगा। सेल थ्योरी सबसे पहले इस वैज्ञानिक द्वारा दी गई, उस वैज्ञानिक का नाम होता है मेरे लाडलो, आप देख पाएंगे बहुत अच्छे से, स्वीडन एंड श्वान, स्वीडन एंड श्वान। देखिएगा फर्क और भी रहा, जैसे जैसे कोशिका सिद्धांत की बातें आगे बढ़ती रही, जैसे जैसे उनके बारे में हमें जानकारी मिलती रही, तो एक बात सामने निकल कर आई। देखिएगा स्वीडन और स्वान के बारे में एक बात रखी गई कि आप मुझे ये बताइएगा कि जो नई कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण कैसे होता है, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो स्वीडन और स्वान उस बात को बताने में असमर्थ है। मीन्स लाडलो कहने का स्वीडन एंड स्वान ये नहीं बता पाए कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है सा। तो इनकी खास कमी क्या रही, ये नहीं बता पाए, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं दे पाए। नई कोशिकाओं, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति का वर्णन नहीं कर पाए, उत्पत्ति का वर्णन नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। तो इनकी एक खास कमी रही। कोई इस कमी को दूर करने के लिए एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है मेरे लाडलो रुडोल्फ विर्शो। क्या होता है, रुडोल्फ, आप नाम याद रखेंगे, रुडोल्फ विर्शो, रुडोल्फ विर्शो, रुडोल्फ विर्शो, ये नाम आप याद रखेंगे। रुडोल्फ विर्शो ने स्वीडन एंड स्वान की कमियों को दूर करते हुए अपनी भाषा में कहा, अपनी भाषा से मीन्स होता है वो ग्रीक साइंटिस्ट थे, तो ग्रीक भाषा में उन्होंने अपना एक सेंटेंस बोला और वह सेंटेंस था लाडलो ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। कहने का मीन्स जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं नई कोशिकाओं से ही बनती हैं मेरे बच्चों। पुरानी कोशिकाओं का निर्माण नई कोशिकाओं से ही होता है। यह बात किसने क्लियर की, यह बात रुडोल्फ विर्शो नामक वैज्ञानिक ने बताई या क्लियर की लाडलो। क्लियर है सब। ओमनिस सेलुला ई सेलुला एक ग्रीक शब्द है साहब, ग्रीक सेंटेंस है जिसका मतलब होता है नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है साहब। इसका मीन्स होता है हिंदी में नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है, पुरानी कोशिकाओं से होता है। कहने का मीन्स जो नई कोशिकाएं हैं
वो कहीं ना कहीं पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं। नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। यह बात किसने बताई? आप दिमाग में छाप लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। रुडोल्फ विर्शो ने। आप पीएटी को देखेंगे, एग्जाम को देखेंगे तो सेल थ्योरी या कहें सेल बायोलॉजी जो चैप्टर है लाड लो, वो बहुत बहुत वेटेज रखता है, बहुत ज्यादा वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे और कहीं ना कहीं हर बात को दिमाग में बिठा के रखेंगे और आप मुझसे वादा करेंगे कि कहीं ना कहीं एक भी क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आएंगे और पूरे क्वेश्चनों को करेक्ट करके आएंगे जब भी पीएटी का एग्जाम होगा। बिल्कुल फोड़ के आएंगे साहब, हर क्वेश्चन को वादा कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात आती है कि एक कोशिका में क्या क्या होता है। जैसे मान लीजिएगा मैंने कोशिका को उठा लिया है शरीर से निकालकर और मैं उसके बारे में देखूं कि उस कोशिका के अंदर क्या क्या होता है। तो देखिएगा, जानकारी लेते हैं अपन कि उस कोशिका के अंदर क्या क्या होता है। तो देखिएगा मेरे बच्चों, जैसे मान लीजिएगा आपके पास कोई सेल है, आपके पास कोई कोशिका है साहब, एक सिंगल कोशिका। तो सिंगल कोशिका में सबसे पहले तो क्या होगा सर, बताइएगा। सिंगल कोशिका में मेरे बच्चों सबसे पहले उसमें न्यूक्लियस होगा। क्या होगा? सबसे पहले उसमें न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा मेरे लाड लोग। सबसे पहले उसमें केंद्रक होगा, न्यूक्लियस होगा। उसके बाद उसमें कोशिका द्रव्य होगा। उसके बाद उसमें कोशिका द्रव्य होगा। उसके बाद उसमें कोशिका द्रव्य होगा। जैसे इंग्लिश में अपन साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं मेरे बच्चों। जैसे इंग्लिश में अपन साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। और तीसरा जो उस कोशिका में होगा वो कोशिकांग होंगे मेरे बच्चों। क्या होंगे? कोशिकांग होंगे साहब। वो कोशिकांग होंगे, आप याद रख सकते हैं। ऑर्गेनल्स होंगे, ऑर्गेनल्स होंगे प्यारे बच्चों। ऑर्गेनल्स से मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हो गया साहब, है ना, हरित लवक हो गया, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। एक कोशिका के अंदर तीन बातें मुख्यतः आपको देखने को मिल जाएंगी मेरे बच्चों। पहली बात होगी न्यूक्लियस की, दूसरी बात होगी ऑर्गेनल्स की और तीसरी बात होगी साइटोप्लाज्म की, कोशिका द्रव्य की। कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। तो देखिएगा, समझिएगा, न्यूक्लियस दो टाइप का आपको देखने को मिलेगा। एक न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियस होगा जो मेम्ब्रेन लेस होगा। कैसा होगा प्यारे बच्चों? मेम्ब्रेन लेस होगा। एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन लेस होगा, झिल्ली विहीन होगा। आप याद रख सकते हैं, झिल्ली विहीन होगा या झिल्ली रहित होगा सा। दूसरा जो होता है प्यारे बच्चों, दूसरा जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होगा। दूसरा होगा वो कैसा होगा? मेम्ब्रेन बाउंड होगा सा। आप याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। एक न्यूक्लियस ऐसा है जो मेम्ब्रेन लेस है, दूसरा न्यूक्लियस ऐसा है जो मेम्ब्रेन बाउंड है मेरे बच्चों। दूसरा न्यूक्लियस ऐसा है जो मेम्ब्रेन बाउंड है। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड है कहने का मीन झिल्ली युक्त है। कैसा है मेरे बच्चों? झिल्ली युक्त कोशिकांग है। झिल्ली युक्त कोशिकांग ऐसा। तो देखेगा झिल्ली युक्त केंद्रक है। जैसे मान लीजिएगा अगर केंद्रक कैसा होता है बेटा? मेम्ब्रेन लेस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड है। अगर केंद्रक के ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है साहब, तो ऐसे सेल्स क्या कहलाती हैं? यूकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। क्या कहलाती हैं प्यारे बच्चों? यूकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। और अगर न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, मेम्ब्रेन नहीं है, तो ऐसी कोशिकाएं क्या कहलाती हैं प्यारे बच्चों? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं, कैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो खास अंतर यही होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। कोशिकांग आप देख ही पाएंगे, कोशिकांग बहुत सारे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया साहब, है ना, गोल्गी बॉडी हो गई, गोल्गी बॉडी हो गई, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ईटीसी। ये सब चीजें क्या होती हैं? कोशिकांग होती हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिका के अंदर देखने को मिलते हैं। तो तीसरे नंबर पे हमने आपको बताया था साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड फॉर्म होता है जो कहीं ना कहीं सेल ग्रोथ में या सेल डिवीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो लिख सकते हैं साइटोप्लाज्म कहाँ भूमिका निभाता है प्यारे बच्चों? सेल डिवीजन में, कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतनी बातें आपको दिमाग में रखनी है साहब, दिमाग में छापनी है। देखिएगा बेसिकली जो बातें होंगी वो बातें होंगी लाड लो प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में। क्या होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और क्या होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं?
देखते हैं, जानते हैं अपन क्या डिफरेंस होता है दोनों। तो आपके देखेगा आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल बहुत अच्छे से डायग्राम बनाया गया है साहब। एक साइड बिल्कुल सावधानी से बहुत अच्छे से लिखा गया है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में, और दूसरी साइड लिखा गया है मेरे लाड लोग यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। क्या होता है डिफरेंस दोनों में समझने का प्रयास करते हैं। एक डिफरेंस तो मैंने शुरू में ही क्लियर कर दिया है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी होती हैं, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन लेस होती है साहब, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी होती है, मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, किसके ऊपर लाड लो, न्यूक्लियस के ऊपर, केंद्रक के ऊपर। अब बात समझते हैं साहब कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका। सबसे पहले तो मैं खास बात आपको बताना चाहूंगा साहब, सबसे जो बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है वो राइबोसोम को लेकर देखने को मिलता है। किसको लेकर देखने को मिलता है, राइबोसोम को लेकर देखने को मिलता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं मेरे बच्चों, उनमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। कौन सा प्रेजेंट होता है, 70S राइबोसोम उनमें उपस्थित होता है। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें मुख्यतः 80S राइबोसोम उपस्थित होता है। 80S राइबोसोम उपस्थित होता है। 80S राइबोसोम उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S राइबोसोम और यूकैरियोटिक सेल्स में 80S राइबोसोम उपस्थित होता है। और एक बात न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को लेकर हो गया था। और भी देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। देखिएगा अपन पहला डायग्राम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के। तो कोई प्रोकैरियोटिक सेल है तो दो बातों से याद रखना है, यह कैसा होता है, इसके ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन कैसी होती है, एब्सेंट होती है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है वो चीजें अपन देखेंगे। हर सेल्स के अंदर मैंने बताया था साइटोप्लाज्म तो होगा ही होगा मेरे बच्चों, बताइएगा। तो साइटोप्लाज्म आपको यूकैरियोटिक सेल्स में भी नजर आ रहा है और साइटोप्लाज्म आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी नजर आ रहा है बच्चों, बताइएगा। तो साइटोप्लाज्म तो कॉमन रहेगा। दूसरी बात मैंने फिर इंडिकेट कर दी थी आपसे, राइबोसोम भी आप देख पाएंगे दोनों सेल्स में कहीं ना कहीं उपस्थित है, दोनों सेल्स में कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। इसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है और इसमें जो राइबोसोम होता है वो 80S होता है। तो राइबोसोम में कहीं ना कहीं दोनों कोशिकाओं में कॉमन होता है, दोनों कोशिकाओं में हमें देखने को मिल जाता है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन भी कॉमन होती है, दोनों में देखने को मिल जाती है, यूकैरियोटिक सेल में और किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। अब डिफरेंस वाली बातें कर लें कि किसमें क्या होता है किसमें क्या नहीं होता है। तो मैं आपको खास बता दूं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमेशा क्या देखने को मिलते हैं प्यारे बच्चों, प्लाज्मिड देखने को मिलते हैं। कहने का मीन्स जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें डीएनए डेवलपमेंट नहीं होता है, समझ में आ रही, डीएनए का पूरी तरीके से विकास नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं शुरुआती अवस्था में कहीं ना कहीं डीएनए का जो भाग होता है वही काम आता है साहब। तो कहने का मीन्स इसमें क्या होता है, प्लाज्मिड होता है साहब, और न्यूक्लियोइड होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोइड होता है साहब। सेल वॉल तो प्रेजेंट होगी ही होगी, और क्या देखने को मिल जाते हैं, इसके बीच कैप्सूल देखने को मिल जाते हैं ऐसा, है ना, जिसमें लिपिड भरा होता है। और इसमें क्या होता है, फ्लैजिला भी होते हैं, और क्या होते हैं, फ्लाई होते हैं ऐसा। फ्लैजिला क्या करवाते हैं, फ्लैजिला कहीं ना कहीं लोकोमोशन करवाते हैं, कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह भेजने में क्या करते हैं, सेल्स को मदद करते हैं। फ्लैजिला का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा, जैसे स्पर्म होता है, स्पर्म के ऊपर क्या लगा, उसका कैरोनुमा जो स्ट्रक्चर होता है वो भी क्या होता है, फ्लैजिला। यही फ्लैजिला कहीं ना कहीं सेल्स को क्या करवाता है, लोकोमोशन करवाने में मदद करता है। तो ये बातें किसकी थी, प्रोकैरियोटिक सेल। खास बातों में अगर बातें करें तो क्या क्या याद रखनी है लाडलो प्रोकैरियोटिक सेल में। सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक सेल्स उन सेल्स को कहते हैं जिनके न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, तो ऐसे सेल्स को अपन प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। दूसरी बात, उन सेल्स को भी प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है जिनके अंदर 70S राइबोसोम देखने को मिलता है मेरे बच्चों। तीसरी बात खास इंपोर्टेंट ये है, इनमें जो डीएनए होता है वो डेवलपमेंट नहीं होता है, प्लाज्मिड की फॉर्म में और न्यूक्लियोइड की फॉर्म में क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रेजेंट होता है, पूरी तरीके से विकसित नहीं होता। कहने का मीन्स हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है साहब, पूरी तरीके से डीएनए नहीं बनता है साहब। ये बातें याद, क्रोमेटिन फाइबर्स वगैरह इसमें देखने को नहीं मिलते हैं साहब। अगर अपन खास बातें याद करें यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, तो यूकैरियोटिक सेल्स में लगभग सारी चीजें मिल जाती हैं जो अपन पढ़ेंगे इस सेल्स में। तो देखिएगा सेल सेक्टर में सबसे पहले तो इसमें लाखों जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, लगभग सारे ऑर्गेनल्स क्या हो जाते हैं, हमें यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिल जाते हैं। सारे ऑर्गेनल्स से मतलब क्या होता है, सारे कोशिकाओं से मतलब क्या होता है, इसमें आपको पेरोक्सिसोम भी, माइटोकॉन्ड्रिया भी, वैक्यूल भी, गोल्गी एपरेटस भी, है ना,
और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्यारे बच्चों, माइक्रोफिलामेंट भी, लाइसोसोम भी, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी, है ना। और क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस भी। सबसे खास बात, न्यूक्लियस केंद्रक देखने को मिल जाता है डेवलप होता हुआ सा। और इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, डीएनए होते हैं सब, न्यूक्लियर एनवलप होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोलस होगा, केंद्र का भी देखने को मिल जाती है। न्यूक्लियोलस का मतलब होता है केंद्र का। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल्स आप सिंपल भाषा में याद रख सकते हैं, एक विकसित कोशिका होती है और प्रोकैरियोटिक सेल्स एक बैकग्राउंड, कहने का मीन अविकसित कोशिका होती है। ये एक खास डिफरेंस होता है दोनों में, जो आपके सामने क्लियर दिए गए हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं साहब, आगे बातें क्या क्या निकल कर आती हैं। अब देखिएगा, अब अपने पास दो बातें निकल कर आती हैं, एक प्लांट सेल की बात निकल कर आती है और एक बात निकल कर आती है एनिमल सेल की। कहने का मीन जो आपने सेल पढ़ी है या जो सेल ऑर्गेनल्स पढ़े हैं, कोशिकांग पढ़े हैं, आपने देखे थे यूकैरियोटिक सेल्स में किस पादप कोशिकाओं में कैसे कोशिकांग देखने को मिलते हैं और जंतु कोशिकाओं में कैसे कोशिकांग देखने को मिलते हैं। कहने का मीन ओवरऑल किसमें क्या पाया जाता है, क्या डिफरेंस होता है। और कहीं ना कहीं पीएटी यहां से क्वेश्चन जरूर पूछता है, या तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस से पूछेगा या प्लांट एंड एनिमल सेल्स में डिफरेंस से पूछेगा मेरे बच्चों। तो आपको बिल्कुल बिल्कुल निगाहें पैनी करके बैठना है इस पर। देखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो अपन कॉमनली बात कर लेते हैं कि दोनों में बातें क्या क्या मिलती हैं साहब। ऐसी कौन सी बातें हैं जो दोनों में सेम होती हैं। तो मैंने आपसे क्लियर कहा था, कोई भी सेल बनी रहे मेरे बच्चों, उसमें साइटोप्लाज्म तो होगा ही होगा, उसमें कोशिका द्रव्य तो होगा ही होगा, सेल मेम्ब्रेन तो होगी होगी, न्यूक्लियस तो होगा ही होगा साहब। तो वही बात है, सेल मेम्ब्रेन आप देख पाएंगे मेरे बच्चों दोनों कोशिकाओं में नजर आती है, एनिमल सेल्स में भी नजर आती है और प्लांट सेल्स में भी नजर आती है। न्यूक्लियस भी आप देख पाएंगे दोनों कोशिकाओं में नजर आ रहा है, न्यूक्लियोलस भी दोनों कोशिकाओं में नजर आता है, मींस एनिमल सेल्स में भी नजर आता है और प्लांट सेल्स में भी नजर आता है। उसके बाद एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ए भी दोनों में नजर आता है, रफ भी दोनों में नजर आता है, राइबोसोम भी दोनों में, वैक्यूल्स भी दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में, गोल्गी एपरेटस भी क्या होता है दोनों कोशिकाओं में देखने को मिल जाता है। ये होती है कॉमन बातें जो दोनों कोशिकाओं में, प्लांट सेल्स में भी और एनिमल सेल्स में भी देखने को मिल जाता है। अब दोनों कोशिकाएं एक दूसरे को अलग कैसे करती हैं, मींस दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो खास बात याद रखना है, जो डिफरेंस होता है मतलब एक कोशिका दूसरे से अलग किस प्रकार से मानी जाती है, तो वो मानी जाती है सेंट्रियोल को लेकर, लाइसोसोम्स को लेकर और किसको प्यारे बच्चों, सेंट्रोसोम्स को लेकर। आपको खास बात ये याद रखना है, जो एनिमल सेल्स होती हैं उनमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, पर दूसरी बात ये भी याद रखनी है प्लांट सेल में सेंट्रियोल क्या होता है लाडलो, अब्सेंट होता है। इसी प्रकार एनिमल सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में लाइसोसोम अब्सेंट होता है। सेंट्रोसोम भी प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में, पर सेंट्रोसोम प्लांट सेल में अब्सेंट होते हैं। ये आप याद रखेंगे साहब, इन दो ये जो बातें हैं सेंट्रियोल है ना, लाइसोसोम, इनका क्या वर्गीकरण होता है, क्या काम होता है, इस सब ऑर्गन आप एक एक करके आपको समझाए जाएंगे बच्चों। अब बात करते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या खास बातें होती हैं। सबसे पहले तो आप समझिएगा प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, जो आपको एनिमल सेल्स में नहीं देखने को मिलेगा। ऑफिशियल बात है, क्लोरोप्लास्ट किसमें देखने को मिलता है बच्चों, प्लांट सेल्स में। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन सेल वॉल को लेकर, आप देखना पीवाईक्यू में बेटा सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया है कि जो पादप कोशिका है वो जंतु कोशिका से किससे अलग होती है या किस भाग से अलग होती है। तो आप देख पाएंगे जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है प्यारे बच्चों, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जो एनिमल सेल्स में अब्सेंट होती है, उसमें देखने को नहीं मिलती। तीसरी बात, इसमें प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होते हैं, जो आपको एनिमल सेल्स में देखने को नहीं मिलेंगे। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्म के आदान प्रदान करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब सारे ऑर्गेनल्स को आप सभी लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो यह होता है बेसिक डिफरेंस किसमें प्यारे बच्चों, प्लांट सेल्स में और किसमें, एनिमल सेल्स में। जो भी आपको दिक्कतें हों वो आप लोग बताएं साहब। धन्यवाद।